हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही बेसिक रहेगी, बट दीज बेसिक विल हेल्प यू इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? सो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स मीन्स काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? स्पीड। वी विल टॉक अबाउट द स्पीड। स्पीड या रेट। स्पीड और rate is what we call kinetics. So here we will study of rate of chemical reaction. Study of rate of chemical reaction. Now kinetics हमको क्या बताता है? स्पीड बताता है। पहले हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम इससे कैसे डिफरेंट है। Now let's talk about thermodynamics. पहले thermodynamics क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स से कैसे डिफरेंट है thermodynamics। तो thermodynamics अगर हम बात करें, thermodynamics की बात करें तो thermodynamics क्या बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। It will talk about the feasibility of reaction. क्या बताता है? feasibility of reaction. रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम क्या बताता है हमको? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स क्या बताया कि रिएक्शन हो गई, रिएक्शन होगी, बट कितनी ज्यादा होगी, 90% होगी, 80% होगी, या पूरी कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, तो वो कौन बताता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम विल टेल अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नाउ हमको पता लगा कि केमिकल काइनेटिक्स विल क्या बताएगा हमको? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब पहले हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे इसको समझा जाए। सो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, A प्लस बी gives C प्लस डी। सपोज दिस इज अ रिएक्शन। सो कोई रिएक्शन होने से पहले A शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। A के पास कोई एनर्जी होनी चाहिए सो दैट इट विल कोलाइड विथ B मॉलिक्यूल। इट विल कोलाइड विथ B मॉलिक्यूल। सो A हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेट्स से रिएक्शन हो गई और हमारा प्रोडक्ट बना C प्लस डी। तो हम इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ये मॉलिक्यूलर लेवल है, तो एक सिस्टम है हमारे पास, उसमें ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ए है, मे बी और एक मॉलिक्यूल ऑफ ए होगा और एक और मॉलिक्यूल ऑफ बी होगा। तो ए प्लस बी सी प्लस डी। लेट्स से एक और रिएक्शन हुई ऐसी ही। ये हम किसमें पढ़ रहे हैं? ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। लेट्स से एक और रिएक्शन हुई, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो हमने मान लिया कि 4 रिएक्शंस हमारे सिस्टम में हो रही है। So now, if you want to find the rate of reaction, so what will be the rate of reaction? Rate of reaction क्या हो जाएगी? Number of reactions upon time taken. Number of reactions upon time taken. Number of reactions कितनी हो रही है? 1, 2, 3, 4. Let's say these reactions occur in 4 seconds. Like these all reactions occur in 4 seconds. So rate of reaction क्या हो जाएगा? Number of reaction will be 4. 4 reaction upon time taken will be 4 second. क्या बोला मैंने? ये rate of reaction is number of reaction upon time taken. तो number of reaction कितनी हो रही है? 4 reaction upon 4 second. It will be equal to 1 reaction per second. तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल है, मॉलिक्यूलर लेवल में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ऐसे हम रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में निकाल सकते हैं। Now if we want to find the rate of reaction in terms of reactants, मान लेते हैं हम A के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A, तो वो कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना, ये हम मॉलिक्यूलर लेवल पे निकाल रहे हैं। सो रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ A। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करा था? नंबर ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए में क्या करेंगे? नंबर ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, अब सिंगल रिएक्शन में कितने ए यूज हो रहे हैं? सो नंबर ऑफ एज रिक्वायर्ड इन सिंगल रिएक्शन, नंबर ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। नंबर ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ ए कितना है? 1, 2, 3, 4।
सो 4 टाइम कितना लग रहा है, मैंने क्या बताया था, टाइम लग रहा है चारों रिएक्शंस होने में 4 सेकेंड। सो 4/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/1। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 1A पर सेकेंड, मतलब एक A एक सेकेंड में एक A कंज्यूम हो रहा है। मतलब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन निकालें या इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालें या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालें, तीनों में क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी। बट ये केस पॉसिबल नहीं है, ये जो हम तरीका है जिस तरह से हम निकाल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम, हम काउंट नहीं कर सकते कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं। सो इसकी वजह से केमिस्ट ने क्या एक तरीका निकाला। अब हमको क्या पता होता है, जनरली हमको क्या पता होता है, जनरली हमको कोई भी स्पीशीज है, कोई भी रिएक्टेंट है, उसका मास पता होता है, मास पता है, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मास पता है और मॉलिक्यूलर वेट पता है। अगर हम इसको करेंगे मास और मॉलिक्यूलर वेट, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल, मोल आएगा। मोल किसकी यूनिट है, कॉन्सेंट्रेशन की। सो व्हाट केमिस्ट हैव फाउंड, दे नाउ express rate of reaction, they now express rate of reaction in terms of concentration। क्योंकि ये तरीका तो पॉसिबल नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसमें निकालेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्शन को हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे, हम किसमें एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। नाउ लेट्स express the rate of reaction in terms of concentration। so rate of reaction in terms of concentration of reactant, in terms of concentration of reactant और concentration of product। क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी सेम आता है और इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी सेम आता है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये बहुत ही बेसिक क्लास है, तो कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी गिव C प्लस डी, सो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विल बी दिस। स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डिनोट करेंगे। अब निकालेंगे कैसे, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कंज्यूम्ड कैसे पता लगेगा, मतलब कितना चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन में। अगर हम मान लें A प्लस बी गिव C प्लस डी, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इट इज A1, एट टाइम t इक्वल्स टू t डैश इट बिकम A2। सो नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कंज्यूम्ड कैसे पता लगेगा, जब A2 और A1 का हम डिफरेंस निकालेंगे, मींस चेंज निकालेंगे। सो A2 माइनस A1 अपॉन T डैश, और यहाँ पे T 0 था तो T डैश माइनस 0 विच विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 अपॉन T डैश। अब A2 माइनस A1 क्या चेंज है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dA अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन A की डिक्रीज हो रही है, A1 से A2 जा रहा है। अगर A1 की कॉन्सेंट्रेशन 5 है तो A2 की कमी होगी, क्योंकि रिएक्शन कंज्यूम हो रही है। मान लेते 3 है तो 3 माइनस 5 क्या होगा, -2 होगा, नेगेटिव होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले से हमारी साइड से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो नाउ इट बिकम्स, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A विल बिकम माइनस dA अपॉन dt। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल्स टू माइनस dA अपॉन dt। नेगेटिव साइन पे लगाया, नेगेटिव साइन इससे लगाया जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, नेगेटिव। जैसे हमने A के साथ A के रिस्पेक्ट में निकाला, वैसे हम B के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो A के रिस्पेक्ट में हमने क्या निकाला, सो रेट क्या होगी, रेट क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में भी इक्वल होगी, B के रिस्पेक्ट में भी, C के रिस्पेक्ट में और D के रिस्पेक्ट में। तो A के रिस्पेक्ट में क्या लिखा था हमने, माइनस dA अपॉन dt, B के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस dB अपॉन dt। dB क्या है, B2 माइनस B1। अब देखते हैं प्रोडक्ट के केस में, ये तो किसके और रिएक्टेंट का केस।
प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ सी, तो सी की कॉन्सेंट्रेशन पहले C1 थी, बाद में 0 हुई, टाइम टेकन ये T1 और T2 मान लो, तो T2 माइनस T1, तो मतलब क्या पता लग रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मतलब हम कह सकते हैं dC अपॉन dt, क्योंकि C2 जो टाइम T2 पर जो ये वैल्यू है वो ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सो वी डोंट हैव टू यूज पॉजिटिव फ्रॉम आवर साइड, सो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली अगर हम d के रिस्पेक्ट में लिखें तो वो हो जाएगा, यहाँ पे d2 होगा, d2 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस T1, इट विल बी dd अपॉन dt। सो अगर हम एक साथ कंबाइंडली फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस da अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dt, नेगेटिव रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे, इक्वल्स टू dc अपॉन dt इक्वल्स टू dd अपॉन dt। So this is how we can write the rate of reaction in terms of reactant and product. Now इसके बाद हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि डिफरेंस है, एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो अभी हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए हमको आगे से नेगेटिव लगाना पड़ता है टू मेक इट पॉजिटिव, और प्रोडक्ट के लिए वो पॉजिटिव ही रहता है, तो हमको नेगेटिव लगाना, आगे से कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और एक होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट। इनमें एक बार डिफरेंस समझ लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, जो कि क्या होता है, सिंपली माइनस डी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस आएगा डी सी अपॉन डी टी, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस dd अपॉन dt। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट लगा दूं 2a 2c, तो अगर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ओनली। बट अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंस पर मोल, वो सिर्फ एक मोल के लिए डिफाइन होती है, एक मोल के लिए डिफाइन होती है। तो ए क्या है, यहाँ पे 2 मोल हैं, तो एक मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। वी हैव टू डिवाइड बाय 2 टू मेक इट फॉर 1 मोल। सिमिलरली डी कितना है, 1 मोल, तो डी को ऐसे रहने देंगे। सी कितना है 2, सो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा to make it for 1 mole, because rate of reaction defines for 1 mole. But when you ask to write about the rate of formation of product or rate of consumption of reactant, you just have to write minus dA upon dt. This is not defined for mole, this is defined just for the given quantity. So हम अगर हमको रिलेशन लिखना है, minus dA upon dt equals to how much times of rate। सो रेट में क्या है, -1/2 dA अपॉन dt। तो अगर हमको dA माइनस dA अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ रेट, इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ रेट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा फॉर योर न्यूमेरिकल्स। व्हेन यू आस्क फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं तो यू हैव टू राइट द कोफिशिएंट, यू हैव टू डिवाइड बाय द कोफिशिएंट टू मेक इट फॉर पर मोल। बट रेट ऑफ कंजप्शन या रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं तो you just have to write for the given mole। सिमिलरली अगर हम C के लिए लिखें, C के लिए क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर C के लिए लिखें हम, C के लिए लिखें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो C के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस dc अपॉन dt, प्लस dc अपॉन dt। बट रेट ऑफ रिएक्शन में क्या था, 1/2 dc अपॉन dt। सो अगर हम इसको रेट के टर्म्स में लिखें, हाउ मच टाइम और हाउ मच कितने फैक्टर से वो इक्वल होगा, तो dc अपॉन dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेट।
डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट। आशा करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो हमको क्या करना है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है इस रिएक्शन की। तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एज द टाइम पासेस। सो -1/5 dBr माइनस अपॉन dt। रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए होता है, इसलिए मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई किया है। देन माइनस dBr3 upon dt, which is equals to, because here it is 6, so -1/6 dH plus upon dt. Then here it is 3 plus 1/3 dBr2 upon dt. Further it will be 1/3 dH2O upon dt. ये तो हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Br2 लिखो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Br2, so rate of production of Br2 will be what? It will be plus d by dt of Br2. You don't have to multiply it by 1/3. So rate of production of Br2 को rate of reaction से अगर हम कंपेयर करें, so it will be, so d by dt of Br2 will be equal to 3 times of rate. d by dt of Br2 will be 3 times of rate. So इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है Br2 का, वो कितना ज्यादा टाइम्स हो रहा है, रेट के 3 टाइम्स हो रहा है। टॉपिक जो हमको इस क्लास में पढ़ना है वो है रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर n। ये n क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे। जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है 2a प्लस b गिव्स c, तो क्या बोला इसने, रेट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b के रेज टू सम पावर, मान लेते पावर x और y है। अब ये x और y किसके इक्वल होंगे? सो रेज टू सम पावर x एंड y which may or may not be equal to its stoichiometric coefficient। मतलब x और y या तो 2 के इक्वल हो सकता है और y 1 के इक्वल हो सकता है, या x 2 के इक्वल और y 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो x और y may or may equal to, may or may not equal to its stoichiometric coefficient, its stoichiometric coefficient। सो तो हमारा ये जो हुआ रेट लॉ हुआ। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या बनेगा, रेट इक्वल्स टू के, के क्या है, कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के, a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y। दिस इज आवर रेट लॉ। हमेशा याद रखना रेट लॉ किसके टर्म्स में लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में लिखा जाता है। दिस इज आवर रेट लॉ। अब ये x और y कैसे फाइंड करेंगे? सो x और y कैन फाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट ओनली, थ्रू एक्सपेरिमेंट ओनली। x और y हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, बट x और y थ्योरेटिकली कब निकाल सकते हैं? सो x और y थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है, मैंने कहा x और y थ्योरेटिकली हम कब निकाल सकते हैं? x और y हम थ्योरेटिकली तब निकाल सकते हैं जब रिएक्शन क्या हो, एलिमेंट्री हो। सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस वी कैन फाइंड x and y थ्योरेटिकली। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस होता क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो कि सिंगल स्टेप में होती है, जो कि सिंगल स्टेप में होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो फॉर दिस एलिमेंट्री रिएक्शन x विल बी इक्वल्स टू 2 एंड y विल बी इक्वल्स टू 1। सो हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन है k बनेगा k a to b 1।
सो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए रेट क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर बी वन, जो कि हमने किससे निकाला, थ्योरेटिकल से निकाला। बट मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप्स में हो रही है। ए प्लस बी गिव्स पी, पी टूटेगा और सी प्लस डी बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप। नाउ दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां पे क्या हो गया, 2 एलिमेंट्री स्टेप्स हो गए। तो जब 2 एलिमेंट्री स्टेप्स को बनके एक रिएक्शन बन रही है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट, जो एक्स और वाई है, जो पावर्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटली ही निकलेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कांट फाइंड एक्स एंड वाई थ्योरेटिकली, इट कैन ओनली बी फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। अभी मैं एक्स और वाई बोल रहा हूं, एक्स और वाई है क्या, सो दीज एक्स एंड वाई are the orders of the reaction of the reactant A and B। मतलब ये ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, X किसके रिस्पेक्ट में A के, और Y किसके रिस्पेक्ट में, B के, A and B रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं बोलूं कि A का ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन के, तो A का ऑर्डर 2 है और B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर 1 है। बट टोटल अगर मैं रेट रिएक्शन के लिए पूछे इन जनरल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, तो टोटल रिएक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल ऑर्डर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम ऑफ x एंड y। सो x प्लस y will give you the order of the reaction. So how will you find the order of the reaction? Order will equal to x plus y. So अगर हमने सपोज करें रिएक्शन, इस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोला, एलिमेंट्री रिएक्शन का हम थ्योरेटिकली ऑर्डर निकाल सकते हैं। सो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 1, सो इट विल बिकम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया रेट लॉ के बारे में, ऑर्डर के बारे में। तो जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, सो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, रेट इक्वल्स टू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिस्पेक्ट टू टाइम, सो माइनस dr अपॉन dt। और अभी हमने क्या पढ़ा, रेट इज डायरेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन रेज्ड टू पावर सम n, सो इट विल बी k r n। सो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो वापस उस रिएक्शन पे आते हैं, हमने क्या पढ़ा, 2a + b गिव्स c। हम इसकी रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट लॉ हम लिखेंगे r = k a स्क्वायर। हमने क्या माना कि रिएक्शन एलिमेंट्री है और b फर्स्ट। हमने क्या बोला कि विद रिस्पेक्ट टू a इट इज सेकंड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू b इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब ये तो मैथमेटिकली हुआ, अब इसका कॉन्सेप्चुअल हम कैसे, कॉन्सेप्चुअली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो a स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ a इज 2, व्हिच मींस इफ वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, मतलब a को अगर 2a बनाएंगे तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, सो 2 × 2 = 4, सो रेट बिकम 4 टाइम्स, रेट बिकम 4 टाइम्स। एंड सिमिलरली विद b, इफ हमने b का डबल करा, 2b बनाया उसको, तो क्या हो रहा है यहाँ पे b का ऑर्डर क्या है, 1 है, b का ऑर्डर 1 है, तो रेट बिकम्स ट्वाइस, रेट क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर सिमिलरली अगर हम एक रिएक्शन ले, रिएक्टेंट यहां पे हाफ है, P हाफ Rp, अगर हम इसके लिए रेट लिखें, हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो K R⁻½ व्हिच मींस अगर हम रेट को बढ़ाएंगे 2 टाइम्स, अगर हम R की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, अब रेट जो होगी वो क्या होगी, ओनली 1 टाइम ही इंक्रीज होगी। Why? Because 2 × ½ is 1. So that's how you have to find that how much rate changes, कितनी रेट चेंज हो रही है with respect to how much you are changing the concentration। जितने आप concentration चेंज कर रहे हो उससे रेट क्या कैसे इफेक्ट हो रही है, उससे हमको क्या पता लगता है, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन पता लगता है। तो हम अगर इसको समराइज करें तो क्या होगा, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन rate becomes 4 times. If you double the concentration for first order reaction, if you double the concentration, rate becomes 2 times, or rate increases by a factor of 2. अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर पढ़ा। तो अब हम दो चीजें पढ़नी हमको, एक तो ऑर्डर और एक होता है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, पहले हम मॉलिक्यूलैरिटी को समझते हैं। A प्लस बी गिव C प्लस डी। हमने क्या बोला कि रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, मतलब सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन खत्म हो रही है। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन द सिंगल स्टेप। सो हम सिंगल स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी मींस कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू 2. So these reactions in which molecularity is equals to 2 are called bimolecular reactions. Bimolecular reactions. Similarly हमारे पास एक और रिएक्शन है जो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। हम मान लेते हैं एक सेम प्रोडक्ट बनेगा C प्लस डी, बट हम डिफरेंट पाथ पे यूज कर रहे हैं। A प्लस बी गिव्स P, P प्लस Q will give C plus D. Now here it is the first step and second step. Because it's a complex reaction, so due to which we can't find the number of molecules, हम number of molecules पता नहीं लगा सकते कितने molecules participate कर रहे हैं। एक ये है, एक B है, इसके कितने molecules participate कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है। फिर इस इंटरमीडिएट से कुछ और बन रहा है रिएक्शन में, जो कि ये आइसोलेट नहीं हो पाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम पता नहीं लगा सकते कितने molecules रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन रियलिटी। सो ड्यू टू विच फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस we can't say what is the molecularity of the reaction. So molecularity is not defined for complex reaction. Here we can't find molecularity. So molecularity concept is only defined for elementary reactions. Similarly, if there are 3 molecules, A plus B plus C gives product, then the molecularity of this reaction is 3. And these reactions are called trimolecular reactions, or termolecular reactions also you can say. Termolecular reactions. So molecularity will be a natural number. It can be 1, it can be 2, it can be 3. Unimolecular reactions, bimolecular reactions, trimolecular reactions, tetramolecular reactions. But if we come to order, मैंने क्या बताया कि ऑर्डर जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमको एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिलती है। सो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट ऑर्डर कांट बी नेगेटिव। ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम ये रिएक्शन कंसिडर करें, A प्लस बी गिव C प्लस डी, हमने क्या बोला कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम रेट लिखें, रेट लॉ से K A B, so here order will be the sum of the powers of A and B, which is, what is the order? Order will be 1 plus 1, it will be 2. So in this case, see, the order and molecularity are same, which means what we can say that for elementary reactions, the order and molecularity are equal. For elementary reactions, the order and molecularity are equal. But for complex reaction, order can be found experimentally, और complex reaction के लिए molecularity concept define ही नहीं किया गया है, because हम पता लगा सकते हैं कितने molecules participate कर रहे हैं in reality. So that is these are the basic differences between molecularity and order. ये ध्यान रखना कि for elementary reactions order और molecularity equal होते हैं। जैसे वो reaction है तो order भी क्या है, 2 है, और molecularity भी 2 है। This is the very important point. Just put it down. Now हम अब पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर हमारे पास डेटा दे रखा है तो how we can find the order from that data. So now ये एक क्वेश्चन है जिसका
हमको नहीं पता कि ऑर्डर क्या है, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO दे रखी है एट डिफरेंट टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड O2 चेंजेस। और हमको इक्वेशन दे रखी है 2NO plus O2 gives 2NO2। हमको नहीं पता कि एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो वी कैन राइट द रेट लॉ बाय सीइंग दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, बट डेटा से कैसे निकालते हैं ऑर्डर वो हमको देखना है। सो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और थर्ड में जो NO की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, बट O2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रखी है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं रेट लॉ से पहले। तो R1 इक्वल्स टू के, कोई भी रिएक्शन हो रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए वो सेम ही होता है। सो के विल रिमेन सेम फॉर ऑल दीज रिएक्शंस, फॉर ऑल दीज केसेस। सो के NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.30, वी डोंट नो द ऑर्डर, एंड O2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.3, R1 क्या है 0.096, so 0.096 equals to K 0.30 X and 0.3 Y. Here also Y will come. So this will be the first equation. Same equation हम लिखते हैं थर्ड से। ये कौन किससे लिखा है, ये लिखा है फ्रॉम फर्स्ट केस, फ्रॉम थर्ड केस क्या लिख सकते हैं हम, NO की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, O2 की डबल हुई है और रेट है हमारी 0.192, सो 0.192 इक्वल्स टू K विल रिमेन सेम 0.30 X and O2 concentration becomes 0.60 Y. Now what we can do, we can just divide this first, divide by second. What we can do, first divide by second, पहले को दूसरे से डिवाइड करा तो क्या मिलेगा 0.096 0.192, के कैंसिल होगा वो क्या होगा 0.3 0.6, दोनों की पावर y, दोनों की पावर y है तो हम क्या लिख सकते हैं 0.3, this will become, when you solve this it will become 1/2, and when you solve this it will become 1/2 x y. So when you equate the powers, y will come out as 1. So what we got that the rate of reaction with respect to oxygen is 1. Similarly, from these two data 0.60 and 0.60 we can find the rate of reaction with respect to NO. So यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे सेम है, जिससे कैंसिल हो जाए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। सो नाउ व्हाट वी कैन टेक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केसेस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड केस, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड केस से क्या लिख सकते हैं हम, रेट है 0.096 which is equals to NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.30, we don't know the order, for O2 it will be 0.30 y. This is the first. Again, next this is the, we can write third equation. From second one we can write 0.384 equals to 0.60 x, and the concentration of O2 remains same, so it is 0.30 y. This is fourth equation. Now just divide the third equation by fourth. What you will get? You will get 0.096 upon 0.384 equals to, here k also come, k भी k कैंसिल हो जाएगा, so k से k कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 0.30 0.60 x. When you solve this you will get 1/4 और यहाँ पे बचेगा 1/2 पावर x. 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, इट विल 1/2 होल x.
So from this, what we can write, x equals to 2. So what we got, that the order of reaction with respect to NO is 2 and the order of reaction with respect to O2 is Y. So overall order कितना हो गया, 2 plus 1, 3. This reaction is third order reaction. So what we can say, is this our elementary reaction or complex reaction? So for the order with respect to NO is 2, the order with respect to O2 is 1. So which is the same from the experimental data. So what we can say that this is a elementary reaction where order is equals to 3. So next class में हम क्या पढ़ेंगे? Next class में हम पढ़ेंगे zero order reaction, first order reaction, second order reaction. If you have any doubts regarding any part of this video, just please comment down below. And these videos are very beneficial for the students who are studying in class 11th, 12th and are preparing for JEE or NEET. And these videos are also beneficial for the students who are preparing for UKPSC chemistry because इस चैनल में हम पूरा जो भी सिलेबस है UKPSC का वो डिस्कस करने वाले हैं विथ क्वेश्चंस. सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ. थैंक यू.